नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या प्रेमी में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर वनडे एग्जाम में आता ही आता है। आज का टॉपिक है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको याद होगा पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इससे पहले जो चल रही थी वैसे ही चलता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, महत्व महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कहाँ पे बनी, कैसे बनी और इसके सेशन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और उसके बाद अधिवेशन भी देखेंगे। तो आपको एक तारीख याद होगी, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया? महारानी एलिजाबेथ ने। ये किस लिए किया गया? भारत में व्यापार के लिए। किस लिए? भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। उस समय मुगल बादशाह थे अकबर। कौन थे? अकबर। बहुत अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन एक तारीख आता है 23 जून 1757। 23 जून 1757। 23 जून 1757 में बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे तरफ थे भारत की तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे थे बंगाल की तरफ से सिराज उद दौला। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, बहुत ही घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और यह युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध के बाद अंग्रेज सिर्फ व्यापार नहीं करते, साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में एंटर करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। फिर आता है दूसरा चरण, क्रांति का दूसरा चरण। 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 इस दिन हुआ क्या? इस दिन हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार नामक जगह पे पड़ता है। एक तरफ थे त्रिकूट सेना और एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच भी युद्ध होता है। यह 7 साल बाद होता है, प्लासी के युद्ध के बाद। इस तरफ थे सिराज उद दौला, इधर थे शुजा-उद-दौला। अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला, बंगाल की तरफ से थे मीर कासिम और दिल्ली की तरफ से थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में फिर जीत जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जीता। इस युद्ध के बाद ये चीज परमानेंट हो गया कि आगे चल के ब्रिटिशर्स ही भारत पे पूरा कंट्रोल हासिल करेंगे। लेकिन
एक चीज, दो कारण, मेजर मेजर कारण तो हो गए, दोनों युद्ध में विजयी हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि और इसे छूट मिली अयोग्य मुगल शासक के कारण। अयोग्य मुगल शासक, अयोग्य मुगल शासक, उस समय आपको याद होगा 31 दिसंबर 1600, यानी कि 31 दिसंबर 1600 के आसपास युद्ध हो रही थी। तो उस 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। लेकिन फिर उस समय मुगल सम्राट थे अकबर। लेकिन जैसे ही 1700 के 7 के आसपास आते हैं, तो उस समय बहुत ही अयोग्य शासक थे मुगल के। इनकी कुव्यवस्था के कारण ही जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये सारे अयोग्य शासक थे। इनके कुव्यवस्था के कारण ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सीढ़ी की तरह काम काम करने को मिली। यानी कि यह सीढ़ी की तरह भारतीयों को, ब्रिटिशर्स को भारतीयों पर राज करने के लिए अपना गद्दी सौंप दिया। अकबर अकबर बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब बहुत ही खलनायक शासक थे। लेकिन ये सब नालायक शासक थे। इनके इनकी बेवकूफ़ी के कारण ही आज हम लोग इतना दिन तक गुलाम बने रहे। तो देखेंगे आगे। आप सोच रहे होंगे पढ़ना तो हम लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अयोग्य मुगल शासक। लेकिन आपको ये चीज ये चीज एक दूसरे से बहुत ही इंटरलिंक करता है। कैसे? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन अंग्रेज आए थे 1600। कब आए थे? 1600 के तकरीबन। लेकिन इन दोनों के बीच संबंध लगभग कितना होता है? 285 ईयर्स। 216 2 18, 285 ईयर का रहता है। इस बीच में ऐसा ऐसा कांड या घटनाएं हुई जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने, फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। तो पहला तो हो गया प्लासी, 1757। फिर 1764। फिर तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसीलिए हम समझेंगे, पहले इन सारी चीजों के बैकग्राउंड को अच्छे से समझेंगे, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्व, उद्देश्य और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही, ये सारी चीजों को समझने में बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं कि अयोग्य मुगल शासक, ठीक है, यहां तक तो अच्छा था। फिर इन्होंने सत्ता सौंप दी किसको? ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स जो है, इसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत ही एटीट्यूड, डिक्टेटरशिप एटीट्यूड से भारत पर आर्थिक शोषण किए, राजनीतिक शोषण किए, लोगों पे अत्याचार किए। ये सारी चीजें इन्होंने आर्थिक शोषण किए। ये सारी चीजें, ये आर्थिक शोषण की नीति लाकर उन पे बहुत सारे दबाव डाले। जैसे कि रैयतवारी, महालवारी, इजारेदारी प्रथा, ददनी प्रथा और डॉक्टर डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत,
जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 1850 में ईसाई धर्म का आयोजन भी किया, ताकि लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार पूरे फैल जाए। ठीक। फिर उसके बाद इन सारी चीजों से भारतीयों में असंतोष, विद्रोह और गुस्सा पनपने लगी। वो अब उनके अंदर खून खौलने लगा। अब वो सोचे कि कैसे इनसे हमारी सत्ता छीनी जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए, जैसे कि परिणाम स्वरूप बहुत सारे विद्रोह हुए। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, फराइजी आंदोलन आंदोलन वेलांटम्पी विद्रोह, नील आंदोलन, भूमि विद्रोह, संथाल संथाल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारी विद्रोह अंग्रेजों को सत्ता से हटाने के लिए किया गया। लेकिन इन सारी विद्रोहों को अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से शांत कर दिया, यानी ये सारी विद्रोह फैल हो गए। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक विद्रोह होती है जो भारतीय भारतीय आधुनिक भारत की जान बसी है उस पे। इस विद्रोह को बड़े लोग चाव से देखते हैं। यह विद्रोह जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करती है। यह विद्रोह है यह विद्रोह है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। 1857 के विद्रोह की में एक मूवी बनी है जिसमें आमिर खान अभिनय किए। बहुत ही अच्छी मूवी है। ये वीडियो देखने के बाद आप हो सके तो इस मूवी को देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा क्या माहौल था उस टाइम। तो 1857 का विद्रोह हुआ। वो विद्रोह स्टार्ट हुआ तात्कालिक कारण थे कार चर्बीयुक्त कारतूस से, लेकिन इन्होंने अंग्रेज की नींव को हिला डाली। अंग्रेज इस युद्ध से बहुत डर गए। उनमें भय भय पूरे हावी हो गया। अब उनको लगने लगा कि अब यहाँ से तो मेरा खेल खत्म है। बोरिया बिस्तरा पैक, बाय बाय गुड बाय टाटा। ये सोच के वो वो इस विद्रोह से कोई उम्मीद ही नहीं पाले। लेकिन इसमें भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। क्या हुई? राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म ग्रोथ किया। ठीक। लेकिन इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरह से दबा दिए। लेकिन इस विद्रोह से लोगों में डर की भावना तो अंग्रेजों में डर की भावना तो विकसित हो गई। फिर उसके बाद भारतीयों इस विद्रोह के फैल होने के बाद भारतीयों के मन में और सारी संस्थाएं संगठित हुई जो राष्ट्रीय लेवल पर समस्याओं का निवारण करेगी। इसके लिए बहुत सारे संस्था बनी, जैसे कि जैसे कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, ये सारी विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद संस्था बनी थी, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई रहे, लोगों में विकसित ही रहे और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का समाधान कर सके। इसीलिए ये सारी संस्थाएं बनी। लेकिन ये सारी संस्थाएं जो है, ये सारी संस्थाएं जो है क्षेत्रीय लेवल पर ही सिमट के रह गई, रीजनल लेवल पर ही सिमट के रह गई। इसीलिए रीजनल लेवल पे सिमट के रह गई। लोगों में, जैसे कि आपको याद होगा पंचायत में जो है सचिव जी कभी किसी का बकरी खोज रहे होते हैं, कभी बरगद से भूत निकाल रहे होते हैं। तो उसी तरह ये सारे संस्थाएं आसपास के रीजनल लेवल पे ही सिमट के रह गई। फिर उसके बाद अंग्रेज जो है, ये सारी संस्थाओं की असफलता के कारण अंग्रेजों को लगने लगा कि 1857 का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो कभी और संभव नहीं है। इस विद्रोह के बाद और कोई विद्रोह हो ही नहीं सकता। यह एकमात्र विद्रोह था और अंग्रेजों को लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर से वो डिक्टेटरशिप एटीट्यूड में फिर से आने लगे। फिर उन्होंने तीन एक्ट धड़ाधड़ लागू किया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल। तीनों एक्ट लगातार धड़ाधड़ पास कर दिया, जिसमें से इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा की भावना और पनपने लगी। अब अंग्रेजों से खून का बदला खून लेने का कोशिश करने लगा। लोगों में असंतोष की भावना बहुत ही बढ़ गई। अब उसको लगने लगा कि अब अंग्रेजों का तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, ये सारी चीजों का खबर जो है डफरिन को, जो उस समय के वायसराय थे 1884 से 1888, 1884 से 1888। एक मिनट, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ये सारी खबर लॉर्ड डफरिन को भली भांति हो गई। अब उन्हें लगने लगा कि 1857 का विद्रोह फिर से ना हो जाए। इसीलिए उन्हें एक ऐसी बिचौलिया की जरूरत थी जो इन सारी चीजों की मध्यस्थता करा सके, यानी कि ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच एक ऐसा बिचौलिया जो दोनों की बातों को साझा कर सके। इसीलिए अब भारतीयों के लिए भी एक ऐसी संस्था चाहिए थी जो आसपास की समस्याओं को ना छोड़ के राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को उठा सके, यानी कि रीजनल लेवल से उठ के नेशनल लेवल पर समस्याओं को रख सके और अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके। इस चीज में आपको याद होगा, ब्रिटिशर्स को भी बहुत जरूरी थी एक संस्था और भारतीयों को भी एक संस्था की जरूरत थी। इसी में आया इसी में जरूरत हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। आपने यह समझा कि कैसे 1885 में गए। पहले 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, फिर अयोग्य शासक जैसे कि बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह फरुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीले मिजाज के थे। ये सारे अयोग्य शासक के कारण
इन्हें अंग्रेजों को आसानी से यहाँ तक आना पड़ा। फिर 1857 का विद्रोह हुआ। फिर 1857 के विद्रोह के पश्चात अन्य संस्थाएं बनी। अन्य संस्था बनने के बाद वो फैल हुए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, यानी कि आईएनसी का गठन हुआ। तो अब हम समझते हैं पहले यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ करता था। पहले वो हुआ करता था इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ, सन 1884 के आसपास। इसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा शॉर्ट में लिख देते दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया। इससे पहले क्या भारतीय राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी वही जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने 1892 के आसपास लिबरल पार्टी से टिकट लेकर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीतकर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला भारतीय सदस्य बने। फिर उसके बाद इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी, जिनमें इन्होंने बताया कि कैसे भारत का धन ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो जब भी हम दादा भाई नौरोजी ये बात बोले तो आपके दिमाग में ये तीनों चीज याद हो जानी चाहिए। तो आपको याद होगा 23 जून 1757। 23 जून को ओलंपिक दिवस ही मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया, यहां तक हम लोग समझ गए। लेकिन अब यहां से समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ, किसने किया, और इसके उद्देश्य क्या थे, शर्तें क्या थी, और अधिवेशन। यहाँ से हम लोग मेन कहानी समझेंगे। ये सारी भूमिका थी। भूमिका बांधने में बहुत लंबा समय लगा, लेकिन यकीन मान अब तक का यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियो यही होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक। तो मजे की बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, यानी कि इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन, इंडियन थे ही नहीं। मजे की बात तो यह है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में का गठन जो किया वो इंडियन नहीं थे, वो थे स्कॉटलैंड के निवासी एओयू। इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, यानी कि शिमला का संत। ये जब भारत आए थे तो सबसे पहले ये शिमला गए थे। इन्हें शिमला बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ज्यादातर समय इनका व्यतीत शिमला में ही होता था, इसीलिए इसे शिमला का संत कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड निवासी थे, शिमला का संत कहा जाता था। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इसे भारतीयों ने इसलिए चुना क्योंकि इनका संबंध भारतीयों से भी अच्छा था और ब्रिटिशर से भी बहुत अच्छा संबंध था, इसीलिए इन्होंने संगठन को बनाया। आपसे एक सवाल है, अगर क्या होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीयों ने करता, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सक्सेसफुल होता? आपके ये सवाल है। ठीक है, तो एओयू ने किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो स्कॉटलैंड निवासी थे, एओयू ने किया। अब एओयू ने किया सही, लेकिन एओयू ने सबसे पहले 1884 के आसपास, कब? 1884 के आसपास मद्रास में एक प्राइवेट मीटिंग आयोजित करता है। वहां पे लोगों को एकत्रित करता है, बोलता है कि सभी लोग मद्रास आइए। तो सभी लोग गए मद्रास, और उन्होंने कहा ठीक 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे। ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1885, 24 दिसंबर 1885। 24 दिसंबर 1885 पूना में मिलेंगे। वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाएगा, यानी कि वहां शर्तें क्या क्या रखेंगे। तो ये सारी बातें हो रही थी। ठीक है, तो पूना में आया, लेकिन उस समय जो है पूना में क्या हो रहा था, पूना में हैजा यानी कि कॉलरा रोग बहुत ही तेजी से फैल रहा था। हैजा ऐसा रोग है जिसमें पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर निपट जाता है।
समाप्त हो जाता है। तो पूना में फैल रहा था, इसीलिए वहाँ ये मीटिंग नहीं हो पाई, ये सारी मीटिंग नहीं हो पाई। ठीक 4 दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को तो 24 दिसंबर 1885 में पूना में किया, लेकिन पूना में सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन पूना में आपको याद होगा, पूना में भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय केंद्र का, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म बोर्ड का भी मुख्यालय वहीं होता है। पूना जब भी याद रखिए तो दो बात जरूर याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय मौसम का, भारतीय राष्ट्रीय मौसम का मुख्यालय कहाँ है? पूना में। भारतीय नहीं, भारतीय मौसम का वेधशाला का कहाँ मुख्यालय है? पूना। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म का मुख्यालय कहाँ? पूना। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 दिन बाद यानी 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने कहा कि बम्बई, पहले मुंबई को बम्बई कहते थे, तो बोला कि बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में मीटिंग किया जाए। 1 मिनट रुकिएगा। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में मीटिंग किया जाएगा और ये मीटिंग सक्सेसफुल भी रही। इस मीटिंग में लगभग अब इस मीटिंग में क्या-क्या बातें रखी गई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनाने से पहले, उन सारी चीजों को समझेंगे। यानी कि शर्तें क्या-क्या रखी थी, ये देखेंगे, ठीक है। तो शर्तें इन्होंने रखा था, इन्होंने शर्तें ये रखी थी कि हर साल जो है, हर साल लास्ट दिसंबर के तीसरे दिन, जो तीसरा दिन बच जाता है यानी कि दिसंबर के तीसरे दिन या 28 दिसंबर के आसपास एक बैठक हर साल होगी। चाहे दुनिया इधर हो जाए, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, चाहे परमाणु बम गिर जाए, चाहे कुछ भी हो, एक मीटिंग जरूर होगी। फिर उसके बाद इस मीटिंग में एक चुनाव होगा, उस चुनाव में एक अध्यक्ष चुना जाएगा और वो चुनाव जो उस अध्यक्ष का काम ये रहेगा कि नेशनल लेवल पे जो भी समस्याएं होगी उसको उठाएगा और उसके बारे में उसको सॉल्व करेगा। शर्तें ये रखी थी। फिर इन सारी शर्तों को ये पूरा कैसे करेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे। इन सारी शर्तों को पूरा इन्होंने और इन सारी चौथा प्रस्ताव रखा था, चौथा शर्त रखा था कि इन सारी शर्तों को पूरा करने के लिए उन्हें 3P मॉडल का यूज करना पड़ेगा। यानी कि प्रे, प्रार्थना, पेटिशन मतलब याचना, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। कि पहला तो प्रे मतलब कि पहले प्रार्थना करेंगे, हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ये काम मत करिए। जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, ये सारी जो चल रही थी, इन सारी चीजों को बंद किया जाए। लेकिन यदि उसमें नहीं मानेंगे तो याचना करेंगे, लिखित आवेदन देंगे। यदि फिर भी नहीं माने तो प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। आपको याद होगा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध। अभी करंट सिचुएशन है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से
मिस्टर सोनम वांगचू जी हंगर स्ट्राइक पे है, लेकिन उनकी बातों को सुन नहीं रहे। देखते हैं क्या होता है। भारत सरकार तो अंधी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो चैनल डिलीट हो जाएगा मेरा। पॉलिटिकल नहीं जाएंगे। फिर 3P मॉडल दिए। पहले के क्रांतिकारियों को लगता था कि ये सारे मॉडल अपनाएंगे तो भारत के लिए छोड़ जाएंगे, भारतीयों को क्षमा बरतेंगे, भारतीयों पे आर्थिक शोषण नहीं लाएंगे। ठीक। फिर अब मैं मिटा लेता हूँ ये सारी चीज़ों को। एक अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये उद्देश्य हमेशा लोगों के लिए अलग अलग थी। पहले देखते हैं उद्देश्य। यानी कि ऑब्जेक्टिव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने के उद्देश्य बहुत अलग अलग थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस बनाने के उद्देश्य बहुत अलग अलग थे। जैसे कि पहला उद्देश्य था राष्ट्रवाद और लोगों में राष्ट्रवाद और एकता की भावना का विकास करना। दूसरा था कि अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग राज्यों से नेताओं को एक जगह एकत्र करना, यानी कि संगठित संगठित करना, केंद्रित करना, ताकि नेशनल इशू यानी कि सामाजिक लेवल की परेशानियों को सॉल्व करें। सभी के लिए अलग अलग था। ये पहले 1885 के समय पे ये सारे उद्देश्य था। लेकिन लेकिन इनके उद्देश्य हमेशा चेंज होते रहे। जैसे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद इनका बंग भंग आंदोलन चला, स्वराज की फिर प्राप्ति 1929 में, हमेशा चेंज होते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एओयू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया, उनके लिए उद्देश्य एक चीज थी। उद्देश्य उनके लिए था कि लोगों के भारत के शिक्षित लोगों और ब्रिटिशर्स के बीच एक पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हो जाए, यानी कि वाद विवाद। उनको इस बात की चुल थी कि ये दोनों लड़ मरे, इसीलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में लोगों की क्या राय थी।
तो सबसे पहले देखेंगे कि लोगों के इसके बारे में क्या-क्या कमेंट्स पास किए। पहले देखेंगे बाल लाला लाजपत राय ने क्या कमेंट किए, फिर बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन डफरिन, ये सारी चीज़ें। तो लाला लाजपत राय ने पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो है लॉर्ड डफरिन उस टाइम जो थे, कौन थे वाइसराय? 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन, ठीक है? मैंने जानबूझ के डफर लिखा क्योंकि वो डफर थे ही। अभी आपको लास्ट अधिवेशन में आपको पता चलेगा कैसे इन्होंने गलती की। लाला लाजपत राय ने कहा कि यह लॉर्ड डफरिन की कांग्रेस जो है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। दूसरा इन्होंने कहा कि कांग्रेस त्वरित चालक सिद्धांत पे कार्य करती है। तीसरा इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पे काम करती है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी होता क्या है? आइए समझते हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व जैसे कि ये कुकर है, कुकर जिसमें हम लोग दाल भात चोखा बनाते हैं। तो इसमें क्या है, कुकर में ये सेफ्टी वॉल्व है जो सीटी मारती है। जब कुकर में एक्स्ट्रा हीट, स्टीम और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो ये इसको रिलीज करता है, सीटी मार के रिलीज करता है, ताकि इसके अंदर ना स्टीम हो, ना एक्स्ट्रा स्टीम हो, और प्रेशर भी ज़्यादा नहीं हो, ताकि अच्छे से खाना बन पाए। तो ये सीटी सिर्फ सीटी नहीं मारती, साथ-साथ में ये इन्फॉर्म भी करती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। उसी तरह यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सूचना का माध्यम था। लोगों में स्ट्रेस और प्रेशर और टेंशन का एक माध्यम था सीटी की तरह। इन्होंने सेफ्टी वॉल्व दिया। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किन्होंने दिया? लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो दिया, इनकी पुस्तक लॉर्ड डफरिन की एओयूम तब जब बनाए थे, उसी समय एक विलियम वेडरवर्न थे। विलियम वेडरवर्न जो 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है इन्होंने। इन्होंने एओयूम की जीवनी पे पुस्तक लिखी थी। उसी उसी पुस्तक को पढ़ के लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया नामक पुस्तक में अपनी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सिद्धांत डाला। किसकी पुस्तक में? विलियम वेडरवर्न की पुस्तक में 1916 में। इन्होंने लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया भी लिखी। क्या लिखी? अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। ये एग्जाम में पूछा गया था, बिहार एसआई के एग्जाम में। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, ये सारी पुस्तक इन्होंने ही लिखी। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस 3 दिन जो पहले बोला, कांग्रेस 3 दिन मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मेढक की संज्ञा दी। क्या दी? मेढक की संज्ञा। फिर विपिन चंद्र पॉल ने इसे कहा याचना करने वाली संस्था। याचना करने वाली संस्था। क्योंकि याचना इसलिए कहा क्योंकि इनका मॉडल ही था 3P, प्रे पेटिशन प्रोटेस्ट। यही प्रार्थना के लिए इन्होंने याचना करने वाली संस्था बताई। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे, हंग्री फॉर सीट्स। सही बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यह कांग्रेस के लोग सच में पदों के भूखे थे। फिर अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है क्षय रोग से मरने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, क्षय रोग से मरने वाले। फिर डफरिन ने कहा, जो उस समय के गवर्नर थे, यानी कि लॉर्ड डफर जो थे, इन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी का प्रतिनिधित्व करती है, वो करने वाली संस्था, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। माइक्रोस्कोपिक कहा। फिर लॉर्ड कर्जन ने 1905 के बंगाल विभाजन को देखते हुए कहा कि कांग्रेस की महल भड़बड़ा के गिरने वाली है। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु तक साथ दे सकूं, मृत्यु में साथ दे सकूं, यानी कि मेरा शासन काल खत्म होने वाला है
और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का महल भड़बड़ा के गिरने वाला। मेरी अंतिम इच्छा यही कि मैं उसको मरते हुए देखूं। तो ये कितना हरामी, कितना चोट्टा था लॉर्ड कर्जन, ये सारी चीजें बोल। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही। मेढक, 3 दिन की मेढक टकराते हुए किसने संज्ञा दी? बाल गंगाधर तिलक। याचना करने वाली संस्था कांग्रेस को किसने बताया? विपिन चंद्र पाल, बिल्कुल सही। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के पदों के भूखे बताए। अरविंद घोष ने क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताई, और लॉर्ड डफरिन ने माइक्रोस्कोपिक बताए, और लॉर्ड कर्जन ने इसे मल भरभरा के गिरने वाली संज्ञा दी। तो यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे फर्स्ट सेशन, पहला अधिवेशन। तो पहला सेशन हुआ 1885 में, सन 1885 में। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक। बक मई बक, यानी कि ये ट्रिक है। जब हम लोग गांव में हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो जब मम्मी को मैया बोलते हैं, जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो मम्मी बोलती है कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो बहुत बकबक करती है मम्मी। तो वही ट्रिक है, मई मतलब मैया, बक मई बक, बहुत बकबक करती है मम्मी। बक मई बक, क्या? बक मई बक। 1885 में बम्बई में हुआ, क से कलकत्ता में हुआ 1886, म से मद्रास में हुआ 87 में, हर्षई से इलाहाबाद में हुआ 1888, फिर 1889 में हुआ बम्बई में, फिर 1890 में हुआ कलकत्ता में। बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई कलकत्ता, ये सारे अधिवेशन। तो पहला सेशन हुआ 1885 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, या टैगोर, और उसके बाद ये सारे जितने भी आएंगे ये सब बंगाल के होंगे। ये बंगाल के बहुत ही क्रांतिकारी लोग आते थे। अंग्रेज बंगाल सुनते ही डर 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 के कपाने लगते थे। इसीलिए उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया, ताकि शासन को संभाल पाए अच्छे से। तो डब्ल्यू सी बनर्जी कर रहे थे अध्यक्षता। फिर सचिव थे एओयू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए। ठीक है। फिर आप ध्यान में एक बात जरूर रखिएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में सबसे अहम भूमिका रखे थे एस एन बनर्जी ने, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वो भाग नहीं ले पाए। तो एस एन बनर्जी भाग नहीं लिए। तो पहले सेशन में लगभग कितने लोग थे? पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स आए थे, 72 प्रतिनिधि आए थे। क्योंकि 72 प्रतिनिधि में सबसे ज्यादा थे 39 लोग, आधे से बेसी अधिक वकील ही थे। फिर बाकी बात जो आए थे, वो सारे सेशन में जो भी आए थे, तो अधिकतर वकील थे, लेकिन वकील थे, बाकी जो थे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर थे। इस अधिवेशन में क्योंकि एओयू को चुल था कि पॉलिटिकल डायलॉग हो शिक्षित लोगों और ब्रिटिशर्स के बीच, इसीलिए इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा वकील भाग लिए। इस अधिवेशन की ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव क्या थे इस अधिवेशन में? ऑब्जेक्टिव था
पहला ऑब्जेक्टिव था, ऐसे तो 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन मेजर 2 ही प्रस्ताव देखेंगे कि 9 ऑब्जेक्टिव क्या-क्या थे। 2 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव था मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1800 मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था में वो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि 1857 की क्रांति के समय वो उतने सक्षम नहीं थे सैन्य शासन व्यवस्था से, इसीलिए वह भारतीयों को घेर रहे थे, ताकि आगे चल के कोई क्रांति हो तो वो लड़ खड़े हो। तो यही समझ गए कि भारतीय समझ गए थे कि हाँ, तुम इसीलिए ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो। तो वो पहला ये मांग थी मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे पैसा कम खर्चा किया जाए। दूसरा था सिविल सेवा परीक्षा, जो कि पहले भारत में नहीं होती थी, लंदन में होती थी। तो पहला वही सिविल सेवा परीक्षा जिसमें कि सेवा क आईएएस-वाईएएस बनो, देश की सेवा करो, वो पहले लंदन में होती थी। लेकिन भारतीयों का मानना था कि ये भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास वीज़ा नहीं होता था, फ्लाइट टिकट नहीं होता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, ये सारे प्रस्ताव जब गए, ये सारे प्रस्ताव जब डफरिन के पास गए, तो डफरिन ने ये देख के चौंक गए। वो सोचने लगे कि मैंने तो बनाया था सिर्फ़ इसको 10 प्रस्ताव माँगे, 10 बातें रखेंगी तो एक बात पूरा करके इसको शांत कर दूँगा, ताकि लोगों को लगे कि कोई संस्था है जो हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और अंग्रेज़ों की भाषा में ही लड़ रहा है। लेकिन ये खेला तो उल्टा हो गया। इसीलिए इन्होंने 78-72 लोग थे, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी है। अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी संस्था का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अल्पसंख्यक और सूक्ष्मदर्शी का माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोपिक कह के इस सेशन को दरखास्त कर दिया। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सारे 9 प्रस्ताव सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो बस पहला अधिवेशन यहीं तक था। अब हम दूसरा, तीसरा अधिवेशन, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि भूमिका भूमिका फिर इंट्रोडक्शन, अधिवेशन, फिर महत्व, ये सारी चीज़ें बताने में अच्छा खासा समय चला गया। लेकिन अगला वीडियो 15-20 मिनट में होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इतना दूर आ गए तो आपको ये वीडियो ज़रूर है कि अच्छा ही लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 17 सब्सक्राइबर है इस चैनल का। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।